हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वुमेन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में। इसके पहले आगे बढ़े आज के मैच डे के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है फिर से एक अच्छा मैच डे गया होगा आपके लिए। मैच पूरा नहीं हुआ था, मतलब छोटा हो गया था दूसरा इनिंग्स, इसीलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी इजी विन रहा होगा आपके लिए। फर्स्ट इनिंग्स में मिसी बैंक्स का प्रेडिक्शन हमारा बैंग ऑन गया था। केटलिन गड़ी अगर आपने लिया होगा तब तो कोई दिक्कत हो ही नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया होगा तो भी मुझे लगता है स्पेशली माडामा टाउन्स का सिलेक्शन हमने करके रखा हुआ था। और मैंने बताया था कि ऑलराउंडर सेशन में नेंसी पटेल की कुछ खास माफ करना वाटकी के कुछ खास अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो वो चीज़ें भी सही गई थी। तो मुझे लगता है अच्छा गया होगा वुमेन वाला मैच। और मेंस वाले मैच में भी एक सिंपल सा सिलेक्शन आपको करना था कि या तो बॉवेस लेना है या तो निकोल्स लेना है। सारी जनता निकोल्स के रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड्स दिखा रही थी ग्राउंड पे भी और हेड टू हेड में भी, लेकिन आपको याद होगा मैंने क्या बोला था निकोल्स के बारे में कि उनके बेस्ट परफॉर्मेंस आपको क्राइस्ट चर्च में देखने मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा ये चीज़ सही हो, लेकिन ये चीज़ें आपको कभी स्टैट रटने से या रिसेंट मैचेस देखने से नहीं होगा। सालों से आप अगर मैचेस खेल रहे हो, टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि ऐसा होता है, जिसमें कुछ लॉजिक तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वो बात करता है। और कभी कभी वो चीज़ें बहुत सही भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अगेंस्ट भी जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं। स्पिनर्स के बारे में भी मैंने प्रेडिक्शन जो किया था कि स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिलता, आपने नोटिस करी होगी। तीनों स्पिनर्स ने मिलाकर 2 विकेट निकाले, उनमें से भी जो फिंगर स्पिनर्स थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने दोनों मिलकर उन्होंने निकाले 1 विकेट, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा थी, 10 के आसपास या 10 के ऊपर ही थी। एक जो सक्सेसफुल स्पिनर रहा वो भी लेग स्पिनर था, ठीक है। तो ये सारे प्रेडिक्शंस भी हमने करे थे। विल ओडाउड को बहुत लोग ड्रॉप कर रहे थे, वो हमारे टीम में थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया था। मुझे लगता है मेंस वाला मैच भी अगर आपने ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं किया होगा तो सही ही गया होगा। इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये है करंट लीग टेबल, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आज का मैच जीतती है तो उनके पास मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अभी उनके पास 2 मैचेस बाकी हैं, ओटागो के पास भी 2 मैचेस बाकी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो एक मैच है बाकी है वो कल उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर कल के मैच में वो हार जाते हैं तो फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के पास आगे 2 मैचेस में अगर वो अच्छा करते हैं, जो कि वो कर भी सकते हैं जिस मोमेंटम के साथ वो जा रहे हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मैथमेटिकली अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है कैंटरबरी के पास, और ऑकलैंड के पास भी ये दोनों बाहर हो चुके हैं। वेलिंगटन तो चलो टॉप में है ही। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ओटागो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों में से कोई 2 जाएगी। अगर कल के मैच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीत जाती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम ही दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, तो ओटागो के ऊपर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को अगले 2 मैच में टोटल 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे, जो कि ईजियर दिख रहा है फिलहाल। लेकिन अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हार भी जाती है तब भी उनके पास मौका रहेगा कि सब कुछ सही रहे, अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अगले 2 मैच में कॉम्प्रिहेंसिवली जीत दर्ज नहीं करती है तो, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है ओटागा के लिए, तो है ही, नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है। वो तो हारना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, अगर वो हार भी जाते हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि बहुत बुरी तरीके से नहीं हारे, क्योंकि फिलहाल रन रेट जो है उनका सही है, ठीक है, तो वो बिगड़ ना जाए बहुत ज़्यादा। और ओटागो का रन रेट अभी काफ़ी ख़राब है, पॉइंट ज़्यादा है बस, तो इसीलिए वो आगे चल रहे हैं। तो इन दोनों टीमों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आगे आने वाले जो कुछ मैचेस बाकी हैं, 2-3 मैचेस, ये सेंट्रल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और ओटागो। तो ये है इस मैच का इंपॉर्टेंस, तो समझ सकते हो कल के मैच में कोई ऐसा नहीं है कि एक टीम क्वालिफाई तो ऐसी कर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही टीमों को जीत की ज़रूरत है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को कंफर्म करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर मतलब कल का मैच नहीं जीतती है तब भी पहुंच जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगले 2-3 मैच डेज में कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो दोनों टीमें हैं कैंटरबरी और ऑकलैंड, वो तो बाहर हो ही चुके हैं, तो वो पार्टी स्पॉइलर बन सकते हैं दूसरी टीमों का क्वालिफिकेशन बंद करके। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेलिंगटन को छोड़ के सारी टीमें जो है वो सेफ अनसेफ हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैच में हमारे पास क्या क्या है बात करने के लिए, और इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या बातें कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में मैच होने जा रहा है। वैसे तो ये ओटागो का घर है, लेकिन पूरा सीज़न खत्म होने आया है, अभी तक इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ है, तो इस ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नए होंगे। तो बिल्कुल जैसा हम पहले ग्राउंड पे कोई पहला मैच अगर होता है सीज़न का तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, और वो हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड के रिकॉर्ड से। उसके पहले अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही है ओटागो आखिरी 5 मैच में, 5-0 से वो आगे हैं, जैसा कि वो उम्मीद रख भी सकते हो। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं। ये जो 2 मैचेस हारी है पिछले सीजन में, ये बड़े टीमों के अगेंस्ट में, मतलब वेलिंगटन के अगेंस्ट में, और एक शायद एलिमिनेटर ऐसा कुछ था जहाँ पे वो हारे हैं, नहीं तो ग्रुप स्टेज के मैचेस तो हारने से रहे वो।
ओटागो की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। यह है पहला मैच, और पहला मैच जो डनडिन में हुआ था, 2 साल से ज़्यादा पुराना मैच है। क्या हुआ था यहाँ पे, ओटागो ने बना था 134। ऑब्वियसली सूजी बेट्स आपको दिख जाती हैं, हैंसन, रो, इन दोनों का परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाते हैं। हैंसन का ऑकलैंड के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस था, जहाँ पर वो जितवा तो नहीं पाई थी टीम को, लेकिन उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। सेंटर डिसीज चेस नहीं कर पाई इतने छोटे से रन को भी, और 126 पर उनकी गाड़ी रुक गई, जिसको लीड भी किया था जेनसेन ने। इस नाम को आज के मैच में बहुत गौर से देखना है। वैसे भी स्मॉल लीग में काफ़ी लोगों के पास होंगे, लेकिन इस फिक्चर में इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। करंट स्क्वाड में एटकिंसन है, जो फिलहाल टॉप ऑर्डर में आ भी रही हैं, और एक मैच में रन भी बनाया था उन्होंने लास्ट मैच में, नहीं मेरे ख्याल से। धीरे धीरे मोमेंटम उनका भी आ रहा है। इनको लेने में अभी भी दिक्कत ये बात की हो रही है कि ये बॉलिंग के पॉइंट नहीं देती है और ऑलराउंडर सेक्शन में है। ओल्डरशॉ के 3 विकेट्स, जिनको ऑब्वियसली खेलने का मौका नहीं मिल रहा। अगला मैच नेपियर में हुआ। सेंटर डिजीज की बैटिंग वापस से यहाँ पे अच्छी नहीं रही, और अच्छी नहीं रही तो मैं काफ़ी अच्छा बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो 126 रन बनाए थे 135 के टारगेट पे, यहाँ पर तो 75 पे ही निपट गए। तो दोनों मैच में वो ऑल आउट हो रहे हैं, ठीक है। बॉलरों में से जो आपको देखने मिल जाएंगे, मॉली लो, जिनके भी 3 ओवर तो बन रहे हैं अभी। बाकी ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ के तो नाम आपको देखने मिलते ही हैं, जो फिलहाल खेल नहीं रही है लिंसी स्मिथ की वजह से। बेट्स यहाँ पे बॉलिंग परफॉर्मेंस, ओटागो ने यहाँ पे चेस कर लिया था 14 ओवर में। इंग्लिश, एक और नाम जिनको नोटिस करना पड़ेगा, बार्टलेट का 1 विकेट जो स्क्वाड में है, खिलाए नहीं जाती हैं। अगले मैच में भी सेंटर डिसीज का 9 विकेट यहाँ पे गिरा, 10 नहीं लेकिन 9 गिरा। वापस से आपको वही बॉलर्स ब्लैक, कार्सन और जेनसन आपको देखने मिल जाती हैं। बाकी परफॉर्मर्स में से ना तो ये डॉड है, ना तो टॉम्लिंसन है। डॉड का जब भी आप स्कोर देखोगे ना सेंटर डिसीज मोमेंट के मैचेस में, आपको ये समझ जाना चाहिए कि शुरुआती 5-6 ओवर्स में तो एक तरफ से तो विकेट उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। उसके बावजूद भी अगर 9 विकेट गिर रहे हैं, तब ये समझ जाना पड़ेगा कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है बाकी मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर के बैटिंग ऑप्शन से, ठीक है। ओटागो ने यहाँ पे चेस कर लिया। बेला जेम्स और ओलिविया गेन दोनों ही ऑब्वियसली खेल रही हैं, इनके परफॉर्मेंस थे। डेवनशायर के 2, मायर जो अभी टीम की कैप्टन है, और ग्रीन का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलता है। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि अभी तक हैना रो का कोई हमें कंट्रीब्यूशन देखने नहीं मिला है यहाँ पे, 1 विकेट को छोड़ के। बाकी खास कुछ नहीं है अभी तक, देखते हैं आगे। अगला मैच और दूसरा मैच जो डनडिन में हुआ, वापस से सेंट्रल डिसीज 108 पर निपट गई। 4 में से 3 बार उन्होंने 10 विकेट खोए, 1 बार 9 विकेट खोया, तो 39 विकेट उनके गिरे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं ओटागो के बॉलर्स। तो ओल्डरशॉ बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही हैं, लेकिन वो नहीं खेल रही। बाकी ब्लैक और लो के विकेट से और भी कोई बॉलर्स रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। ओटागो की तरफ से 2 नाम यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं, ओलिविया गेन और पॉली इंग्लिश। और एक नाम जिनका आपको अता पता नहीं दिख रहा है, वो है सूजी बेट्स। बिल्कुल एक मैच में जहाँ पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी थी, उन्होंने रन बनाए, उसके बाद से कुछ भी उनका नहीं है। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, सूजी बेट्स के बैटिंग फर्स्ट में जितने अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं, बैटिंग सेकंड में उतना अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली ड्रॉपेबल तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये आप कंपैरिजन अगर करोगे ना, खुद भी करोगे, तब भी आपको देखने मिल जाएगा कि बैटिंग फर्स्ट में वो जितना बेहतर करती हैं, बैटिंग सेकंड में उस तरीके का परफॉर्मेंस उनका नहीं रहता है। बाकी पॉइंट्स वो दे ही सकती हैं, ठीक है, बॉलिंग भी करा लेती हैं, कैचिंग पोजिशन पे खड़ी भी होती हैं। पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, रन्स की बात कर रहा हूँ, जो बैटिंग सेकंड में कम होता है कंपैरेटिवली। ग्रीन, चैटर्जी जिन्होंने लास्ट मैच 2 विकेट निकाले थे, रोशन बार्टलेट इनका 1 विकेट। लास्ट मैच जो इसी दिन का मैच था, सेंट्रल डिसीज यहाँ पर ऑल आउट तो नहीं हुई, लेकिन रन वापस उन्होंने कम ही बनाए, फिर भी आर्माइडर्स का परफॉर्मेंस था। ब्लैक जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रही है। बाकी कार्सन, लिंसी स्मिथ और सूजी बेट्स के यहाँ पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, बॉलिंग से भी थे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि यह बैटिंग से रन बनाए, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कह रहा हूँ, हमेशा तो कुछ भी सही रहा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बैटिंग सेकंड में रन नहीं होते हैं। अभी ऐसे मैचेस भी हो सकते हैं, इसलिए सवाल नहीं पैदा करो कि उनको ड्रॉप करें या कुछ ऐसा करें, बिल्कुल भी नहीं। टीम में फिर भी रखना है, और हो सकता है कि सेफेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन अभी भी हो, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कभी कभी आपके काम पे आ सकता है। बाकी बेला जेम्स का नाम भी हमने एक आध बार देखा है ग्रीन और मायर के विकेट से, और जो 2 नाम आपने देखे थे, ओलिविया गेन खेली नहीं है यहाँ पर, इंग्लिश को बैटिंग मिली नहीं। तो ऑब्वियसली देखो ओटागो यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, और उनके बॉलरों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। अगर मैं सही बताऊं तो ये जो लास्ट मैच हुआ था 17 ओवर में 116 रन, 2 विकेट खोके, आखिरी 5 मैचेस में ये ओटागो वुमेन का बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस था। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो उनके बॉलरों ने परोस के दिया है मैच, ठीक है। यहाँ पे 109 रन का टारगेट था, जिसको भी लास्ट ओवर तक वो घसीट के ले गए, 4 विकेट ही खोया, लेकिन क्योंकि सेंट्रल ऐसे बॉलिंग साइड में उतनी स्ट्रॉन्ग कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो 130 रन, थोड़ा बेहतर, क्योंकि डॉट ने रन बनाए, 9 विकेट उन्होंने खोया था, तो बॉलरों ने यहाँ पे भी 9 विकेट निकाल के दिया। ओटागो की बैटिंग अच्छी रही यहाँ पे, और उन्होंने चेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, 75 पर वो निपट गए थे।
और यहाँ पे भी 134-35 रन उन्होंने बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी डिफेंड कर लिया ओटागो के बॉलर्स ने। तो ये फिक्सचर ओटागो के नाम रहा है, ओटागो के बॉलिंग की वजह से। बैटिंग में तो चलो फिर भी कभी कभी ऊपर नीच हुई है, लेकिन बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। लास्ट मैच जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में नेपियर पे, वो जो 7 विकेट खोया था सेंट्रल डिशेस की टीम ने, वो लोएस्ट विकेट है उनकी तरफ से आखिरी 5 मैचेस में। नहीं तो हमने 3 बार उनको ऑल आउट होते हुए देखा है और 1 बार 9 विकेट भी खोए हैं उन्होंने। ठीक है, अगर हम डनडिन वाले मैचेस को फोकस में रखें तो आखिरी 5 मैचेस में से 2 हमें डनडिन के मैचेस मिलेंगे। तो वो मैचेस ऐसे गए हैं जहां पर ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी। बेट्स के स्कोर से हैना रो बहुत ही सरप्राइजिंगली इस फिक्सचर में उनकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। ऑब्वियसली इस सीजन में उनका रोल थोड़ा बदल गया है और उनके परफॉर्मेंस में भी बढ़ोतरी आई है, लेकिन रिकॉर्ड्स भी रहते हैं थोड़े बहुत, तो नहीं है इस फिक्सचर में तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। मेरे ख्याल से ये 1 विकेट के अलावा खास कुछ उन्होंने करा नहीं होगा, मैं देखता हूँ आगे भी। हैंसन का 1 विकेट और सेंट्रल डिशेस को 126 पर निपटा दिया था। करंट स्क्वाड में खाली एटकिंसन आपको दिख जाएंगी बैटिंग से कंट्रीब्यूशन, जेनसन और ओल्ड शॉ नहीं है। ओल्ड शॉ के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड से वैसे। और ये जो मैच हुआ था पिछले सीजन का मैच, यहाँ पे भी सेंट्रल डिशेस ने पहले बल्लेबाजी करी, सिर्फ 108 रन बनाया। टॉमलिंसन ने यहाँ पे भी स्कोर बनाए थे डेवनशायर के साथ, वहाँ पे एटकिंसन के स्कोर थे 37, यहाँ पे डेवनशायर के 39, ओल्ड शॉ के यहाँ पे भी डोमिनेशन, बाकी ब्लैक और लो। ओटागो ने चेस कर लिया, जिसको लीड किया था गेन, इंग्लिश, डेविस ने, और क्लॉडिया ग्रीन और चैटर्जी का विकेट था। लास्ट मैच जो हुआ था वहाँ पे भी नहीं है कुछ भी हैना रो की तरफ से। ठीक है, तो हैना रो एक बहुत ही सरप्राइजिंग नाम है। ऑब्वियसली शायद अभी भी टीम में तो रखना पड़ेगा स्मॉल लीग में, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स बहुत बुरे हैं इस पिक्चर में। बैटिंग से तो है ही नहीं, बॉलिंग पे भी 5 मैच में 1 विकेट हमें देखने मिला है। ठीक है, तो ये है कहानी जो हम यहाँ से नोटिस करवा सकते हैं आपको। डनडिन वाले मैचेस को भी हमने फोकस पे रखा, एक में सूजी बेट्स चली, एक में सूजी बेट्स नहीं चली। ओल्ड शॉ एकमात्र नाम है जिनके दोनों ही मैच में अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं। अगर आप ओल्ड शॉ के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे लिंसी स्मिथ को कंसीडर करना चाहते हो तो वो है, वो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती हैं, लेकिन बाकी किसी का भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं हुआ है उन दोनों मैचेस में। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो खास कुछ नहीं है बताने के लिए, जिनका था आपने देख लिया, और जिनके हैं अभी भी, जिनमें से ओल्ड शॉ हैं वो खेल नहीं रही हैं, और गेन और इंग्लिश के थोड़े बहुत रन हैं, इतना भी नहीं कि मैं आपको बॉक्स बना के दिखाऊं, थोड़े बहुत रन हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत जो खेला है 15, 20, 25 करके रन बनाया है। 50 वगैरह के बाद तो छोड़ दो, वही थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। जैसे कि आपने देखा इस ग्राउंड पे काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है ओटागो का, मतलब जो नॉकआउट मैचेस हैं उनको छोड़ के, और वेलिंगटन के आगे जो वो हारते हैं वो छोड़ दो, लेकिन बाकी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। देखते हैं क्या होता है। पहला मैच ओटागो बनाम ऑकलैंड। यहाँ पे भी नोटिस करना जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी, जैसे ही पहले बल्लेबाजी आई बेट्स का रन है। ओल्ड शॉ काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनका, हमने ग्राउंड पे ऊपर भी देखा था। अभी देखो ओल्ड शॉ तो नहीं है, अगर आप उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर लिंसी स्मिथ कंसीडर करना चाहो वो अलग बात है। ओल्ड शॉ नहीं है, लेकिन उनके ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड थे। कार्सन और ब्लैक के विकेट्स हैं। अगला मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन, फिर से बेट्स ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से धुआं भर दिया। ब्लैक विकेट थे इनके, और इब्राहिम तो चलो नहीं है। अगला मैच जो आपने हेड टू हेड देखा था सेंट्रल डिशेस और वेलिंगटन के बीच में, अच्छा ये हेड टू हेड नहीं था, अच्छा मैंने गलत मैच डाल दिया था बीच में। अच्छा अगला मैच देखो सेंट्रल डिशेस और ओटागो के बीच में हेड टू हेड हुआ था, जो आपने ऊपर देखा भी। ओल्ड शॉ फिर से है, ब्लैक एक आध विकेट उनका चलता है, मॉली लो इनके एक विकेट रहे हैं। ओटागो ने चेस तो कर लिया, लेकिन बेट्स के रन नहीं आए। गेन, इंग्लिश, लेडन डेविस की परफॉर्मेंस है। अगला मैच कैंटरबरी के साथ मैच हुआ, फिर से नोटिस करना, ठीक है। कैंटरबरी ने बनाया 166, मॉली लो और ब्लैक रिपीट हो रही हैं। ओटागो ने चेस कर लिया लास्ट सेकंड लास्ट बॉल पे जाके। इतने रन स्कोरर्स हैं, ये इस सीजन का मैच है वैसे तो, नहीं पिछले सीजन का ही मैच है। ओटागो ने रन तो चेस कर लिया, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इनमें से गेन और इंग्लिश का नाम यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इवन बेला जेम्स के भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन है, लिंसी स्मिथ का भी है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी भी ओल्ड शॉ की जगह पे, लेकिन बेट्स का रन नहीं है, और वो भी टीम ने 167 रन बनाए तब भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैं बात ऊपर कर रहा था यहाँ पे अभी तक, तो वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। अगला मैच डनडिन में हुआ था और ये एलिमिनेटेड था। ऑब्वियसली डनडिन के ही मैचेस तो दिखा रहे हैं, डनडिन में ही होगा। 13 ओवर का मैच था। इंग्लिश का नाम यहाँ पे भी आया है और ब्लैक का नाम यहाँ पे भी आया है। मैच छोटा हो गया और कैंटरबरी ने मैच इजीली जीत लिया। तो जो चीज़ यहाँ से हम नोटिस कर पा रहे हैं, हेड टू हेड के बाद ग्राउंड में भी थोड़ा बहुत तो हमें इंग्लिश और ओलिविया गेन ये नाम देखने मिल रहे हैं। बाकी तो देखो ब्लैक, ओल्ड शॉ या लिंसी स्मिथ, तो जो भी आप कंसिडर करो, ओल्ड शॉ नहीं है क्योंकि ब्लैक, मॉली लो भी शायद थोड़ा बहुत, लिंसी स्मिथ, कुछ हद तक बेला जेम्स भी, इनको तो लोग कंसिडर कर ही रहे हैं, लेकिन ये दो नाम काफ़ी ज़्यादा आए हैं।
मैं फिर भी समझ सकता हूँ इंग्लिश को थोड़ा बहुत शायद लोग इधर उधर से ले भी ले, लेकिन ओलिविया गेन ये नाम को तो दूर दूर तक लोग कंसीडर नहीं करने वाले, लेकिन इनका नाम आया है। ठीक है, बैटिंग सेकंड में भी आया है मोस्ट ऑफ द टाइम, और हेड टू हेड में भी आया है, ग्राउंड में भी आया है, तो ये एक नाम तो है जिनको आप अगर चाहो कॉन्सिडरेशन में रख सकते हो। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है, थोड़ा बहुत जो अलग था वो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो था मैंने दिखा दिया, और कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने आपको बताए। सूजी बेट्स को इतने फोकस में रखने का रीज़न ये की है, गलती से भी ड्रॉप मत कर देना टीम से, है ना, लेकिन वो परसेंटेज कैप्टन होती हैं, तो अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप वो कर सकते हो। और हैना रो के बारे में बताने का रीज़न ये है कि वो परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होंगी काफ़ी लोगों के लिए, और इन दोनों के रिकॉर्ड्स थोड़े से डामाडोल वाले हैं। फिर भी सूजी बेट्स अगर बैटिंग फर्स्ट करे आप तो विदाउट एनी हेजिटेशन बना सकते हो उनको कैप्टन, लेकिन हैना रो का सरप्राइजिंगली बहुत बुरा है। लेकिन मैं फिर भी इन दोनों को गलती से भी स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी ड्रॉप करने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, स्पेशली हैना रो। और सूजी बेट्स अगर चल गई तो बैटिंग से बहुत लंबा खींच सकते हैं, और एक आध मैच में उन्होंने सेकंड इनिंग्स में रन बनाया है। ऐसा नहीं कि 100% रिकॉर्ड है कि सेकंड इनिंग्स में रन नहीं बनाती, कम बनाती है कंपैरेटिवली, जो मैंने आपको बताया। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। आर्माइटेज और एटकिंसन ओपनिंग कर रही हैं, उसके बाद न्यूटन, हैना रो, मिकाइला ग्रेग, रोजमेरी मैट, डेवनशायर, केट गेजिंग, चैटर्जी, ग्रीन और आस्तुति कुमार। अभी ये चीज़ समझ लो कि सेंट्रल डिसीज के रिकॉर्ड्स कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वो मैचेस सब कहीं हारे हैं आखिरी 5 में, तो उनके तरफ से ऐसा कोई प्लेयर ढूंढ निकालना जिनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हों और उनको लेकर हम कोर बनाएं, वो थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन हमारे रहे हैं उस हिसाब से मैंने जो चीज़ नोटिस करी कि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स के लिए हेल्प है, स्पिनर्स को हेल्प मिला है। हमने ओल्डरशॉ को देखा है, ऑब्वियसली ओल्डरशॉ के क्वालिटी वाले भी प्लेयर होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल भी मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट्स मिले हैं। तो देखो आर्माइटेज तो एनीवेज आपकी टीम में है, ये ओपनिंग भी कर रही हैं और यही थोड़ा बहुत कंसिस्टेंटली रन बना रही हैं, बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करती हैं आपके लिए, तो ये अच्छी ऑप्शन है। हैना रो को हमें स्मॉल लीग में रखना ही पड़ेगा, कोई सवाल नहीं पैदा होता। और सेम अप्लाइड होता है रोजमेरी मैर के लिए, अब ये कैप्टन भी बन चुकी हैं टीम की। यहाँ पे जनता थोड़ा बहुत जो कर सकती है, क्लॉडिया ग्रीन और चैटर्जी के साथ लोग जा सकते हैं। चैटर्जी ने लास्ट मैच में हाईएस्ट पॉइंट निकाला था, 2 विकेट लिए थे वैसे तो, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट निकाला था, तो ये थोड़ा बहुत लोग कर सकते हैं। मैं एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा, वो है आस्तुति कुमार। लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको विकेट्स नहीं मिल रहे, उनके पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये बॉलिंग काफ़ी बढ़िया करा रही हैं और बीच में कुछ मैचेस में 2-3 मैचेस में ये कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल भी रही थी। ठीक है, वेलिंगटन वाले मैच के बाद से इनका वो थोड़ा फॉर्म उनका ग्राफ जो है थोड़ा नीचे की तरफ गया है, लेकिन बीच में अच्छा करा रही थी। और अगर सही कंडीशन मिला और अगर किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि इनके बॉल पे जितने कैचेस ड्रॉप होते हैं ओटागो की टीम में, मैंने नहीं देखा किसी और के बॉल पे इतना कैच ड्रॉप होता हुआ, तो जो भी है, तो अगर किस्मत इनका साथ देता है तो इनको बहुत जल्दी आप विकेट की लिस्ट में देखोगे, और ये इनके पास एबिलिटी है कि ये बंचेस में विकेट निकाल सके। तो ये एक ऑप्शन है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, नहीं तो सेफर में ये ग्रीन और चैटर्जी में से कोई एक, हैना रो, रोजमेरी मैर और हार्माइटेज जो सबके टीम में होंगे, आपके टीम में भी यही कोड बननी चाहिए। इसके अलावा मैंने बता दिया आस्तुति कुमार के बारे में, सेम डेवनशायर के बारे में भी वही मैं बताऊंगा। इनके हेड टू हेड में रन भी है, बॉलिंग भी कम से कम 2 ओवर कराती है, स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करती है, तो इन दोनों की तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी देखो किसी के भी रिकॉर्ड्स तो नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत बुरा है सेंट्रल डिसीज का, इसीलिए उस तरीके से निकाल पाना किसी को मुश्किल ही है। जो हमें मिले हैं उस हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से ये हमारे परफॉर्मर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं अच्छा, ओशियन बार्टलेट एक और नाम है, इनके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे ये खेलता हुआ नहीं दिख रहा कहीं पे भी, बाकी इनके रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत अच्छे हैं। ओटागो की तरफ से सूजी बेट्स, विला जेम्स ओपनिंग कर रही हैं, उसके बाद लेडन डेविस, ब्लेकली जिन्होंने लास्ट मैच लगभग जिता दिया था, ऑकलैंड के अगेंस्ट में मैच था लास्ट या सेकेंड लास्ट, लगभग जितवा ही दिया था मैच, लेकिन एक तरफ से कार्सन पूरा मेडन दे के चली गई इनिंग के ओवर में और वो मैच नहीं जीत पाई ओटागो की टीम। अगर वो मैच वो जीत जाते तो अब तक वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाते। अच्छा, इंग्लिश उसके बाद हेली जेंसन, ओलिविया गेन, कार्सन, लिंसी स्मिथ, एमा ब्लैक और मॉली लो। यहाँ पर जो प्लेयर्स को लेके आपको अपना स्मॉल लीग का कोर बनाना है, सूजी बेट्स, यहाँ से एमा ब्लैक, ठीक है, लिंसी स्मिथ मैंने अभी तक नहीं कहा था किसी भी मैच में इनको कंसीडर करने के लिए, लेकिन इस मैच में मैं कहूँगा क्योंकि ओल्डरशॉ के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ये बन सकती हैं और इनको बैटिंग भी थोड़ा ऊपर आता है मिलता है बाकी मतलब बॉलिंग ऑप्शन से। उसके बाद ये कीपर सेक्शन में जो 2 ऑप्शन हैं दोनों ही लेने लायक है। इंग्लिश के रिकॉर्ड्स बेहतर हैं यहाँ पे और ये कीपिंग के पॉइंट्स जो देती हैं वो बोनस है। ठीक है, तो दोनों में से एक तो होने ही चाहिए, एनीवेज आपकी टीम में दोनों में से एक तो होंगे।
मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश के साथ होगा। इंग्लिश की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छे गए हैं इस फिक्चर में, हालांकि इस सीज़न में नहीं, इस सीज़न में तो बेला जेम्स ने बेहतर किया है। तो वही है कि आप सिलेक्ट कर लेना दोनों में से किसी एक को। तो बेट्स, बेला जेम्स और इंग्लिश में से कोई एक, लिंसी स्मिथ और एमा ब्लैक, ये हमारे कोर होंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली आपके जो नेक्स्ट प्लेयर्स होने वाले हैं ओटाको की तरफ से, उनके बॉलर्स होंगे, क्योंकि सेंट्रल डिशीज को 5 में से 3 बार उन्होंने ऑल आउट किया है, एक बार 9 विकेट निकाला है। तो सबसे पहले नाम आएगा कार्सन का, उसके बाद मॉलिलो का, जिनके भी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे रहे हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली जेनसन का। ठीक है, जेनसन ने एक बार 3 या 4 विकेट भी निकाल के रखा हुआ था इस ग्राउंड पे जब उन्होंने खेला, जब पहला मैच आपने देखा था 2021 वाला वहाँ पे। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ मगजमारी करने वाली बात यहाँ पे नहीं है, बहुत सिंपल सॉर्टेड सी चीज़ें हैं। वैसे वाटकिंस पता नहीं क्यों उनको खिलाया नहीं जा रहा, वो तो बढ़िया कर रही थी, बंच में विकेट भी निकाल रही थी, अचानक से क्यों उनको ड्रॉप कर दिया गया पता नहीं, लेकिन अभी वो खेल नहीं रही है तो वो बेंच पे रहेंगी। कैप्टन मैसेन चॉइस की बात करें, रोए और अरमाइटेज दोनों ने ही कुछ खास ऐसा नहीं किया। एज ए टीम परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेंट्रल डिशीज यहाँ तक पहुँची है। उनकी टीम में कोई एक आध प्लेयर के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ा है, जो कि एक तरफ से अच्छी बात भी है, लेकिन अभी के लिए तो वो चीज़ स्लो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है, रोए और अरमाइटेज है, अरमाइटेज तो ये दोनों ही हमारे टीम में होंगे, मतलब सवाल नहीं है वो तो। लेकिन रोए का परफॉर्मेंस हमने देख लिया, जो मैंने आपको दिखाना था, ग्रीन और मायर उसके बाद, और अभी चैटर्जी लास्ट मैच के बाद इनका नंबर आएगा। बाकी अस्तुति कुमार और टेवन शेयर में से अगर आप किसी को बंट के तौर पर देखना चाहते हो वो देख सकते हो। ओटाको की तरफ से बेट्स और ब्लैक, ये दोनों के परसेंटेज ज़्यादा है। अगर वाटकिंस खेलती तो उनके ज़्यादा होते, लेकिन वाटकिंस नहीं खेल रही हैं। बाकी ये कार्सन होगा, मैंने कराउन लिख दिया। कार्सन और लेडन डेविस के परसेंटेज बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। रिस्ट्रिक्शन वाले साइड में तो मैंने उनको कभी लेते हुए किसी को देखा नहीं। बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देती हैं, बॉलिंग तो नहीं मिलता है इनको। बाकी ब्लेकली लास्ट मैच के रन बनाने के बाद, और बेला जेम्स कीपिंग सेशन में होंगी। लिंसी स्मिथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस फिक्चर में, ओल्ड शॉ की जगह पे मैं इनको कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड शॉ कार्सन दोनों भी जब साथ में खेले हैं तब भी ओल्ड शॉ ने डोमिनेट किया है इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्चर में भी। तो कार्सन तो है ही, लेकिन इस मैच के लिए मैंने लिंसी स्मिथ को पर्टिकुलरली कंसीडर किया है, जो मेरे टीम में होंगी। और इंग्लिश का मैंने बता दिया कीपिंग सेशन में, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। रन्स तो उनके भी नहीं बन रहे, लेकिन रिकॉर्ड थोड़े बहुत हैं और कीपिंग के पॉइंट्स वो दे सकती हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये तो आप कहीं से भी साइड में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं, देखो जेनसन, इनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंस फिर भी हैं और ये बैटिंग बेहतर कर लेती हैं बाकी ऑप्शनों से। लिंसी स्मिथ का मैंने बता दिया, एमा ब्लैक, ये 3 मेरे टीम में होंगी। फिर भी अगर मुझे सिलेक्शन करना पड़े 3 में से 2, तो एमा ब्लैक और लिंसी स्मिथ को मैं इस मैच में शायद ही छोड़ूं। उसके बाद जेनसन है, कार्सन, मॉलिलो, इनके बहुत बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें मोस्ट बॉलर्स लेने हैं ओटाको की तरफ से, रीजन तो समझ ही सकते हो आप, तो इसीलिए मैंने रख रखा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं अपने ऑप्शन बताता हूँ कि मैं किस प्लेयर्स के ऊपर देख सकता हूँ। अगर रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है, आप उन साइड्स में खेल रहे हो, तब आप लास्ट जो कीपर के अलावा प्लेयर होगा वो आप बॉलर लोगे, क्लियर सी बात है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है बैटिंग में देख लेते हैं। सेंट्रल की तरफ से मोस्टली आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 7वां प्लेयर जो है आप ओटाको का अगर यहाँ पे ले लेते हो तो कीपर सेक्शन में जो दोनों लेने लायक प्लेयर हैं वो आप ओटाको की तरफ से हैं, वो आप नहीं ले पाओगे। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि अगर आप बैटिंग कोई ऑप्शन देखना चाहते भी हो ओटाको की तरफ से, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। मिकाइला ग्रेग कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ऑब्वियसली इनफॉर्म है, अगर थोड़ा टाइम मिले इनको तो ये काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, जो इन्होंने दिखाया भी हुआ है। ब्लेकली लास्ट मैच लगभग जितवा दिया था इन्होंने, मोमेंटम अच्छा है, लास्ट या सेकेंड लास्ट है, हाँ लास्ट मैच तो लगभग जितवा दिया था इन्होंने। लेकिन वही है कि इसके अलावा खास कुछ उनका इस सीजन में नहीं रहा है। न्यूटन का भी कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है, कि फील्डिंग के बहुत पॉइंट देती हैं ये, बैटिंग से कुछ खास उन्होंने अभी तक नहीं करा। ओलिविया गेन एक नाम है जिनके रिकॉर्ड्स हैं, मैंने आपको दिखा दिया, वही है 20-25 रन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 50-60 रनों की बात नहीं कर रहा। तो वो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो बड़ी लीग में, लेकिन छोटी लीग में तो बहुत मुश्किल होगा इनको मैनेज करना। कीपर सेक्शन में दोनों ही देने लायक ऑप्शन है, इंग्लिश भी है, बेला जेम्स भी है। इंग्लिश के थोड़े ज़्यादा रन हैं ग्राउंड में भी और हेड टू हेड में भी, बाकी बेला जेम्स के परफॉर्मेंस इस सीजन में बेहतर हुए हैं। इंग्लिश कीपिंग के पॉइंट देती है तो वो बोनस है आपके लिए। बेला जेम्स ओपनिंग पे भी आते हैं, इंग्लिश शायद 5 नंबर तक आती है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, कुछ एक आध बॉलर इधर उधर कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उलटफेर करने की ज़रूरत है। कैप्टन मैसेन चॉइस की बात करें, अगर ओटाको पहले बल्लेबाजी कर रही है, आंख मूंद के आप बेट्स को कैप्टन बना सकते हो। इसके अलावा ब्लैक के रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, लोग इनके साथ जा भी रहे हैं। लिंसी स्मिथ के कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लिंसी स्मिथ को कंसीडर करने का रीज़न यही है कि मैं इनको ओल्ड शॉ के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहा हूँ, प्लस ये बैटिंग थोड़ी सी कर लेती हैं। ठीक है, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं है।
ये आप समझ सकते हो। अगर ओटागो पहले बॉलिंग करा रही है तो किसी बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, जिनमें से हेली जॉनसन का नाम भी आ जाता है, ब्लैक तो है ही, और लिंसी स्मिथ है। बेट्स का चेज में रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे एक रिस्क लेने का पॉइंट है, आप देख सकते हो। नहीं भी लोगे मुझे लगता है चलेगा, स्मॉल लीग में तो कोई ऐसा शायद रिस्क ला ही ले। ठीक है, सेंट्रल की तरफ से मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिनको मैं स्मॉल लीग में आपको सजेस्ट कर सकूं। बड़ी लीग में आप शायद कुछ भी करो, लेकिन स्मॉल लीग में सेंट्रल का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है लास्ट 5 मैच में, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम उनको तरफ से किसी को देखें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।